हेलो एवरीवन। जीएस विद कॉन्सेप्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। ये टॉपिक यूपीएससी जीएस मेंस और स्टेट सिविल सर्विसेज जीएस मेंस के पॉलिटी सेक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हालांकि ये टॉपिक बीपीएससी 66 मेंस जो भी स्टूडेंट दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बीपीएससी का जब आप क्वेश्चन बैंक को देखेंगे तो सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। कभी बीपीएससी विधायी संबंध पर क्वेश्चन पूछी है, कभी प्रशासनिक संबंध पे क्वेश्चन पूछी है और कभी वित्तीय संबंध पे क्वेश्चन पूछी है, कभी संघवाद पे पूछी है। अब आप बोलेंगे कि संघवाद क्या है, तो संघवाद केंद्र और राज्य संबंध का ही एक टेक्निकल नेम दे दिया जाता है, जिसको हम लोग संघवाद कहते हैं, फेडरलिज्म कहते हैं। और इसी संघवाद का दो सब टॉपिक्स हो जाते हैं, सहयोगी संघवाद और प्रतियोगी संघवाद, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो इस पर बेस्ड बीपीएससी क्वेश्चन पूछता रहा है, तो आप सभी लोगों को इस पे तैयार कर लेना चाहिए आंसर को। ये काफ़ी ही ज़्यादा डायनेमिक टॉपिक है। इस टॉपिक पर जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो वर्तमान संदर्भ से जोड़ करके पूछे जाएंगे। जैसे कि केंद्र राज्य संबंध का कोविड-19 पीरियड में क्या केंद्र राज्य संबंध उभर करके सामने आए हैं, ऐसा क्वेश्चन बीपीएससी इस बार पूछ सकता है। या केंद्र राज्य संबंध का जो वित्तीय संबंध है या प्रशासनिक संबंध है या विधायी संबंध है, कोविड-19 पीरियड में कितना इफेक्टिव रहा, कितना कारगर रहा, इस पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बेसिक्स पे डिस्कशन करेंगे, इसकी आधारभूत आंसर पे डिस्कशन करेंगे। फिर हम लोग इसका जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे उसको हम लोग वर्तमान प्रासंगिक मुद्दे से जोड़ करके बात करेंगे कि क्या कोरोना पीरियड में जो 2 साल 2020 और 2021 में जो कोरोना का पीरियड है, क्या उसमें सहयोगी संघवाद देखने को मिला या कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म वहां पे देखने को मिला। तो हम लोग इसको बहुत ही हाई लेवल पे स्टडी करेंगे। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बात, छोटी सी बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगा कि किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय उसके सारे डायमेंशन को पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि किसी भी टॉपिक से एक ही क्वेश्चन बनते हैं। उस टॉपिक से बहुत टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं और उसमें कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और आप अगर रटे रटाए आंसर लिखेंगे तो आपकी मार्क्स उठने की संभावना काफ़ी बन जाती है। ठीक है, तो हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वित्तीय संबंध पे बेसिक्स डिस्कशन करेंगे। वित्तीय संबंध को वर्तमान प्रासंगिकता से जोड़ करके डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज हम लोग बेसिक क्या है वित्तीय संबंध इसको जानते हैं। वित्तीय संबंध पर जब भी क्वेश्चन आए तो आप लोग इस इंट्रोडक्शन का आप लोग यूज कर सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन कभी चेंज नहीं होगा, चाहे वो क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जाए, कि भारत का जो संविधान है वो स्वरूप में संघीय है। समस्त शक्तियां विधायी, कार्यपालिका, वित्तीय केंद्र और राज्य के मध्य विभाजित है। ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का जो विभाजन है, विधायी, कार्यपालिका और वित्तीय शक्तियों का विभाजन किया गया है। न्यायिक व्यवस्था के एकात्मक होने के कारण न्यायिक शक्तियों का बंटवारा नहीं किया गया। हमारी जो जुडिशियरी सिस्टम है उसका हम डिवीजन नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो पूरे ऑल ओवर इंडिया में वैलिड होता है। उस समस्त हाई कोर्ट के उसके डिसीजन को मानना होता है। ठीक है, उसके जो डिसीजन होते हैं, उसका जो डिसीजन होता है उस डिसीजन के बेस पे हाई कोर्ट या अधीनस्थ कोर्ट को डिसीजन सुनाना होता है। उसके अगेंस्ट में कोई डिसीजन नहीं दे सकती है। संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 293 तक केंद्र और राज्य वित्तीय संबंधों की बात कही गई है। भाग 12 में अनुच्छेद 268 से 93 के बीच वित्तीय संबंध की बात कही गई है। इसके अनुसार संसद के पास संघ सूची में उल्लिखित विषयों, राज्य विधायिकाओं के पास राज्य सूची में वर्णित विषयों तथा समवर्ती सूची के विषयों में संसद एवं राज्य विधानमंडल दोनों को कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। कहने का मतलब है कि ये
आर्टिकल्स में, इस आर्टिकल्स के बीच में शक्तियों का डिवीजन किया गया। जैसे संघ सूची में जो भी टॉपिक आते हैं, जो भी विषय आते हैं, उस पर कानून जो है संसद बना सकती है। राज सूची के विषय पे कौन कानून बनाएगा? राज्य विधानमंडल। और समवर्ती सूची के विषय पे कौन बनाएगा? तो संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कर लगाने की शक्ति प्राप्त है, दोनों को। ठीक है। वित्त आधुनिक प्रशासन तंत्र का रक्त है। कहने का मतलब है कि हमारी प्रशासनिक व्यवस्था तभी अच्छे तरीके से चल सकती है जब वित्तीय मामले में हमारी सरकार मजबूत रहे, क्योंकि सरकार कोई भी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो निर्णय लेती है उसके लिए वित्त की जरूरत होती है। ठीक है। तो योजनागत व्ययों एवं आपदाओं के समय राज्यों को वित्तीय संकट से मुक्ति पाने के लिए केंद्रीय अनुदान के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है। केंद्रीय अनुदानों के ऊपर क्या करना पड़ता है? निर्भर रहना पड़ता है। जब स्टेट गवर्नमेंट के पास वित्तीय जरूरत होती है, ठीक है, तो उसको किस पे डिपेंड रहना पड़ता है? सेंट्रल गवर्नमेंट पे डिपेंड रहता है। भारत की तरह ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के राज्यों को भी राजस्व प्राप्त हेतु केंद्र पे निर्भर रहना पड़ता है, जबकि स्विट्जरलैंड के संविधान में वित्तीय संसाधन का विभाजन भारत के विपरीत वर्णित है। कहने का मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में जो संविधान है वहां पे क्या मेंशन किया गया है कि केंद्र पे राज्यों को डिपेंड रहना पड़ता है अपनी वित्तीय जरूरत को पूरा करने के लिए। लेकिन स्विट्जरलैंड के संविधान में इसके जस्ट अपोजिट है, हमारे इंडिया के जस्ट अपोजिट है। वहां पर क्या है? केंद्र सरकार जो होती है राज्य के ऊपर निर्भर रहती है अपने राजस्व को प्राप्ति करने के लिए। तो ये डिफरेंस है। जब भी आप आंसर में इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की तुलना करते हुए अगर आप लिखते हैं तो आपका मार्क्स बेटर आने की संभावना होती है। इसलिए मैंने ये एग्जाम्पल को मैंने कोट किया है। उसके पश्चात जो है हम लोग केंद्र और राज्य के संबंध में जो भी वित्तीय संबंधी प्रावधान दिए गए हैं उस पर डिस्कशन करेंगे। तो इसमें आर्टिकल्स को आप सीरीज में याद कर लीजिएगा। आर्टिकल 265, आर्टिकल 266, आर्टिकल 227, 280, 292, 293। देखिए 65 और 66 ये दोनों आर्टिकल्स लगातार है। 265, 266, 275, 280 और 290, 293 ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको याद रखना है। 265 आर्टिकल कहता है कि कोई भी कर कानून के प्राधिकार से ही लागू होगा। ऐसा नहीं हुआ है कि सेंट्रल गवर्नमेंट बिना कानून बनाए हुए संसद में कोई टैक्स ला दे, कोई कर ला दे। ठीक है। आर्टिकल 266 में संचित निधि और आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का प्रावधान है। तो हमने क्या देखा? 265, 266, 267। अब हम लोग देखते हैं 275। केंद्र तथा राज्य को दिए जाने वाले अनुदान का प्रावधान करता है। केंद्र द्वारा राज्यों को जो अनुदान दी जाती है यानी सब्सिडी दी जाती है उसका चर्चा करना है। 280 में क्या है? तो 280 में वित्त आयोग का चर्चा किया गया है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच कराधान व्यवस्था के लिए, ठीक है, कराधान व्यवस्था के निर्धारण के लिए, बंटवारा के लिए वित्त आयोग का गठन किया गया। कहने का मतलब ये है कि वित्त आयोग ये निर्णय करती है कि किस प्रकार के कर पे सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी, किस प्रकार की विषय वस्तु पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। उसका विभाजन जो है, उस कर का विभाजन सेंटर और स्टेट के बीच कैसे होगा, इस पर डिस्कशन जो है वित्त आयोग ही करता है और उसके बेसिस पे निर्णय देता है और गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट है 292 और 293 आर्टिकल्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो केंद्र तथा राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का प्रावधान करता है। आर्टिकल 290, 292 केंद्र और राज्यों द्वारा लिए जाने वाले ऋणों का प्रावधान करता है कि केंद्र सरकार कहाँ कहाँ से ऋण ले सकती है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से ऋण ले सकती है, IMF से ऋण ले सकती है, वर्ल्ड बैंक से ऋण ले सकती है। इवन यहाँ तक कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो घरेलू
वित्तीय संस्थाओं से भी ऋण ले सकती है, आरबीआई से ऋण ले सकती है। राज्य को भी कहाँ से ऋण लेने की पावर है, कहाँ से ऋण ले सकती है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट से ऋण ले सकती है। लेकिन राज्य कभी जो है वो इंटरनेशनल जो भी इंस्टीट्यूशन है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, उससे ऋण नहीं ले सकती है विदाउट सेंट्रल गवर्नमेंट के परमिशन से, के बिना। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में संविधान ने केंद्र वस्तुओं के उत्पादन तथा राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया है। अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में संविधान ने केंद्र को वस्तुओं के उत्पादन तथा राज्यों को वस्तुओं की बिक्री पर कर लगाने का अधिकार दिया है। समझ रहे? मतलब जो वस्तु का उत्पादन होगा उस पर कौन टैक्स लगाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी। लेकिन उस वस्तुओं का जब बिक्री पर जो कर लगाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। इसका भी चर्चा किया गया है वित्तीय संबंधी प्रावधानों में। नेक्स्ट देख लेते हैं कि अंतर्राज्यीय बिक्री के संदर्भ में केंद्र कर लगाएगा और उद्गम राज्य करों की वसूली करेगा। अप्रत्यक्ष अंतर्राज्यीय बिक्री का संबंध क्या हुआ? अंतर्राज्यीय बिक्री का मतलब हो गया कि एक राज्य से दूसरे राज्य में वस्तुओं का बिक्री करना। मतलब बिहार से अगर कोई सामान जा रहा है, यूपी जा रहा है, महाराष्ट्र जा रहा है, तो उसमें कैसे टैक्स लगेगा? तो उसमें टैक्स लगने का जो प्रावधान है वो ये है कि अंतर्राज्यीय बिक्री के संदर्भ में केंद्र कर लगाएगा उस वस्तु पर और उद्गम राज्य उस क्या करेगा, कर की वसूली करेगा। ठीक है। सेवा कर के संदर्भ में समस्त शक्ति केंद्र के पास ही होती है। वस्तुओं के संदर्भ में क्या होता है कि अगर यहाँ से अगर कोई बिहार से अगर कोई माल अगर दूसरे स्टेट में जाता है तो उस टैक्स को तो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी कि आपको इस वस्तु पे इतना टैक्स लेना है, लेकिन उसका जो है वसूली जो है स्टेट गवर्नमेंट करती है। आयात और निर्यात पे लगने वाले अप्रत्यक्ष करों के संदर्भ में भी केंद्र को ही समस्त शक्ति प्राप्त है। आयात और निर्यात पर लगने वाले जो भी अप्रत्यक्ष कर होते हैं उसमें केंद्र को ही समस्त शक्ति प्राप्त है। ओके। उसके पश्चात जो है आप यहाँ पे देख लीजिएगा आर्टिकल 274। यह अपेक्षा करता है कि ऐसे कराधान पे प्रभाव डालने वाले विधेयकों जिनसे राज्य का हित जुड़ा हो के बारे में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी। ठीक है। कहने का मतलब है कि ऐसे कराधान पे प्रभाव डालने वाले विधेयक जिनके राज्य का हित जुड़ा हो के बारे में राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश आवश्यक होगी। ये आर्टिकल 274 कहता है कि अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्सेशन सिस्टम को ऐसा लाती है जिससे स्टेट गवर्नमेंट का हित यानी प्रॉफिट प्रभावित होता है तो उसके लिए संसद तभी कानून बना सकती है जब राष्ट्रपति उसकी पूर्व सिफारिश कर देता है। ऐसे संसद में वो कानून नहीं पास हो जाएगा। ओके। उसके बाद आपको इस टाइप के आंसर में जीएसटी से प्रभावित संवैधानिक अनुच्छेद का भी चर्चा कर देना है। वित्तीय संबंध पर जब भी क्वेश्चन आए तो आप जीएसटी का चर्चा जरूर कर देंगे। ठीक है। आर्टिकल 46A, इसमें केंद्र सरकार को यह शक्ति दी गई है कि वह जीएसटी के संबंध में कानून बनाए। इसमें सीजीएसटी एवं जीएसटी के संबंध में केंद्र को एवं एसजीएसटी के संबंध में राज्यों को पूर्ण शक्ति दी गई है। समझ रहे हैं बात को? 246 क्या कहता है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट को यह अधिकार दिया है कि सीजीएसटी पे यानी सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्सेस और जीएसटी के संदर्भ में केंद्र सरकार कानून बनाए और एसजीएसटी यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के बारे में राज्यों को पूर्ण शक्ति दी गई है। 269A, इसके अंतर्गत आईजीएसटी की व्यवस्था के बारे में बताया गया है। ठीक है। इसके तहत अंतर राज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी जिसे बाद में राज्यों को बांट दिया जाएगा। 269A जो है जीएसटी से संबंधित जो प्रावधान है वह कहता है कि आईजीएसटी की व्यवस्था के बारे में बताया गया। इसके अंतर्गत अंतर राज्य व्यापार के मामले में कर की वसूली केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी जिसे बाद में राज्यों को बांट दिया जाएगा। कहने का मतलब कि आईजीएसटी का मतलब होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब हम वस्तु को जब हम बेचते हैं तो उस पर जो हमारा गुड एंड सर्विस टैक्स लगता है, जीएसटी लगता है, वो कौन निर्धारित करेगा? तो सेंट्रल गवर्नमेंट निर्धारित करेगी। और जितना उससे
पैसा आया उस पैसे को फिर राज्यों के बीच बांट देगी। तो अभी हम लोग 246 ए आर्टिकल को देख लिए, 269 ए आर्टिकल को देख लिए, 269 के बाद उसके जस्ट बाद 279 ए आर्टिकल्स को देखेंगे। यह जीएसटी परिषद की संरचना एवं गठन का प्रावधान करता है। वित्त आयोग के बारे में भी चर्चा कर देना है जब भी वित्तीय संबंध से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो। वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग का गठन हर 5वें वर्ष की समाप्ति पे राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। उसके पश्चात हम लोग वित्त आयोग का थोड़ा सा संक्षिप्त में जो है वित्त आयोग के बारे में भी लिख देंगे जब भी वित्तीय संबंध से रिलेटेड क्वेश्चन आए। तो 15वां वित्त आयोग का गठन जो है 27 नवंबर 2017 को किया गया था, ताकि उसके द्वारा 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2025 तक 5 वर्षीय अवधि हेतु सुझाव दिया जा सके। वित्त आयोग का गठन कब किया गया? तो 23 नवंबर 2017 को किया गया था, और ये 5 वर्षों के लिए वित्त आयोग का गठन करता है। 1 अप्रैल 2020 से इसका 31 मार्च 2025 तक 5 वर्षीय अवधि थी। आयोग की अंतिम रिपोर्ट के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको आपको याद रखना चाहिए, और कोई भी वित्तीय संबंध से रिलेटेड अगर क्वेश्चन किसी भी डायमेंशन में पूछे तो इसका चर्चा आपको संक्षिप्त में कर देना है। समय को देखते हुए आप इसके लेंथ को छोटा बड़ा आप लोग कर लीजिएगा। 15वें वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में विभाजन योग्य राजस्व में वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु राज्यों के लिए 41% हिस्सेदारी की सिफारिश की है, जो कि अब तक 42% थी। कहने का मतलब है कि जो पहले के जितने भी वित्त आयोग बने थे उसमें मैक्सिमम कहाँ तक केंद्र और राज्यों के बीच जो राशि का जो बंटवारा है वो अधिकतम 42% तक था, लेकिन इस बार 41% कर दिया गया। मतलब राज्यों को जो हिस्सेदारी मिलेगी पिछले वित्त आयोग द्वारा निर्धारित राशि की तुलना में 1% कम मिलेगी। केंद्र की हिस्सेदारी में बढ़ोतरी का मुख्य कारण नवगठित केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा तथा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। वित्त आयोग ने कहा कि इस बार केंद्रीय सरकार के पास जो है ज़्यादा वित्तीय अधिकार रखा गया है, पिछले साल की तुलना में 1% ज़्यादा रखा गया। इसका जो कारण है, चूँकि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की सुरक्षा को देखना है, चूँकि हम लोग जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में जो है नए नियम और कानून लाए हैं और उसको अखंड भारत का उसको अंग बना दिया गया है। 2020-21 के लिए स्थानीय निकायों को अनुदान के रूप में 90,000 करोड़ रुपये देने की सिफारिश की है, जो कि अनुमानित विभाजन योग्य राजस्व का 4.31% है। कहने का मतलब है कि जो भी रेवेन्यू का, जो भी राजस्व का जो बंटवारा स्टेट गवर्नमेंट को किया गया उसका 4.31% उसका खर्च जो है स्थानीय निकायों पर करना है। पंचायती राज व्यवस्था के द्वारा ग्रामीण इलाकों में किया जाएगा। ग्रामीण इलाकों के आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए किया जाएगा। ध्यातव्य है कि 2020 में राज्यों को निम्नलिखित अनुदान दिए जाएंगे। राजस्व घाटा अनुदान, यहाँ पे अनुदान होगा, स्थानीय निकाय अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान। ओके, मतलब इस बार जो राज्यों को जो अनुदान दिए जाएंगे वो 3 तरह के अनुदान होंगे: राजस्व अनुदान, स्थानीय अनुदान, आपदा प्रबंधन अनुदान। आयोग ने क्षमता बढ़ाने पर भी सुझाव दिया है। वित्त आयोग ने कहा कि हमारा जो कर क्षमता है, हमारा जो कर कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि राजस्व का जो है आधार जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके। कर आधार को बढ़ाया जाए, कर दरों को सुव्यवस्थित किया जाए और सरकार के सभी स्तरों पर प्रशासन की क्षमता और विशेषज्ञता को बढ़ाया जाए, ताकि कोई कर चोरी ना कर सके और रेवेन्यू का कलेक्शन जो है हो सके। ठीक है, इसके पश्चात जो है हम लोग आते हैं केंद्रीय करों में प्रत्येक राज्य की हिस्सेदारी हेतु आयोग के मानदंड तैयार किए हैं, जिनमें आय अंतरण, जनसंख्या प्रदर्शन, वन और पारिस्थितिकी कर संबंधी प्रयास शामिल हैं। कहने का मतलब ये है कि केंद्रीय कर और राज्यों के बीच जो कर का जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, प्रत्येक राज्यों के बीच कितना उसके पास रेवेन्यू जाना चाहिए। क्योंकि जब वित्त आयोग जब पैसा बांटती है तो ऐसा नहीं है कि यूपी को जितना पैसा मिला, महाराष्ट्र को जितना मिला उतना बिहार को भी मिला, उसके कुछ मानदंड हैं। तो वो मानदंड को आपको याद रख लेना है। आय का अंतर, जनसंख्या प्रदर्शन, मतलब उस स्टेट में
5 वर्षों में जनसंख्या की क्या स्थिति रही, क्या ग्रोथ रेट घटा कि नहीं घटा। अगर आपके यहाँ पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट घटा है तो आपको रेवेन्यू ज़्यादा मिलने कम मिलने की चांसेस है, क्योंकि इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपका पॉपुलेशन ग्रोथ घटा तो आपके यहाँ की आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य संबंधी जो आधारभूत संरचना है वो मजबूत है, यानी कि आप जो है संपन्नता को इंगित करते हैं। ठीक है। वन और पारिस्थितिकी के आधार पे देखा जाएगा कि आपके यहाँ जो है जंगल का क्षेत्र कितना है, और इकोलॉजी को देखा जाएगा। कर संबंधी प्रयास शामिल है। ठीक है। कंक्लूजन, ये कंक्लूजन लगभग सारे आंसर में काम कर जाएगा। कुछ कुछ क्वेश्चन के नेचर को देखते हुए थोड़ा बहुत इसमें एक्स्ट्रा लाइन को आप लोग जोड़ लीजिएगा। केंद्र और राज्य के वित्तीय संबंध लचीली और बदलती परिस्थितियों के अनुकूल हो। किसी भी परिसंघीय संविधान में इस तरह की कोई विस्तृत व्याख्या नहीं है। यह व्यवस्था भारतीय संविधान का मौलिक है। कहने का मतलब ये है कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध है, जिसे हम लोग परिसंघीय व्यवस्था या संघीय व्यवस्था कहते हैं, ऐसा पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संबंध में इतना लचीलापन है। हमारे यहाँ क्या है कि बदलती परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच जो कर का निर्धारण का जो आधार है, या कर के वितरण का जो आधार है कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को कितना अपने यहाँ से पैसा देगी या किस स्टेट को कितना पैसा मिलेगा, इसका निर्धारण परिस्थिति के अनुसार किया जाता है। उसके लिए एक नई मापदंड का हमेशा निर्धारण किया जाता है। तो ठीक है, ये हमने बिल्कुल बेसिक आंसर लिखा है, इसे मैंने वर्तमान संदर्भ में जोड़ करके नहीं लिखा है, लेकिन जो क्वेश्चन पूछेगा वो वर्तमान संदर्भ से कोविड-19 से जोड़ करके पूछेगा। तो हम लोग उस पर डिस्कस जो है नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग बिल्कुल बेसिक लेवल से स्टार्ट करते हुए हम पूरी हाई लेवल पे, मैक्सिमम एडवांस लेवल पे डिस्कशन करेंगे। और मेरी कोशिश होगी तो कि सारे टॉपिक को मैं बेसिक लेवल से ले करके उसको एडवांस लेवल पे मैं डिस्कशन करूं, और उसको करंट से जोड़ करके मैं बताऊं आप लोगों को, ताकि आप लोगों के लिए 66 मेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ओके। और इस चैनल को आप लोग सपोर्ट अवश्य कीजिएगा। थैंक्स।